प्यारे बच्चों, लास्ट डे हमने यहाँ पर अपना ये रोका था क्लास। अब उससे आगे आज हम देखेंगे। लास्ट आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कॉर्निया अंधता से लगभग 45 लाख लोग क्या है, पीड़ित है। कितने लोग? लगभग 45 लाख व्यक्ति इससे पीड़ित है, कॉर्निया अंधता से। नेक्स्ट देखिए, जिनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना, नेत्रदान से दृष्टि दे सकते हैं। ये अंतिम पॉइंट हमने पढ़ा था, इससे पीछे वाला हम लोग कर चुके हैं। आगे का पॉइंट्स देखिए बेटा। अगला पॉइंट है बेटा एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी। हेपेटाइटिस दो तरह का होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। रेबीज, तीव्र ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, तनिका शोध, मस्तिष्क शोध से संक्रमित या जिसकी मृत्यु इसके कारण हुई है, वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो बेटा कौन कौन नेत्रदान नहीं कर सकता है, ध्यान से सुनिए फिर से। जिस व्यक्ति को एड्स है, HIV एड्स, वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। जिसको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, वो व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका संक्रमण उस व्यक्ति में पहुंच जाएगा। एड्स का संक्रमण पहुंचने का डर, खतरा है, हेपेटाइटिस के संक्रमण को पहुंचने का खतरा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का नेत्र डोनेट नहीं किया जा सकता है। वो व्यक्ति आंख को डोनेट नहीं कर सकता है। रेबीज, रेबीज जान रहे हैं बेटा? रेबीज क्या होता है? कुछ जानवर जैसे कुत्ते हैं, उसके बाद बिल्ली में भी होता है, और कुछ जानवर जैसे कि आप भेड़िया वगैरह जानते हैं, इन सब के शरीर में ना रेबीज एक जीवाणु है। अगर वो हमको किसी कारणवश किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो उससे उसको शरीर में कुछ समय बाद रेबीज का संक्रमण हो सकता है। इसके लिए पहले डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लिया है, तो सरकारी अस्पताल में मुफ्त में सुई मिलता है, उसका 3 या 5 सुई का डोज होता है उसका, जिसको जरूर व्यक्ति को लेना चाहिए। झाड़ फूक पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। हमारे यहाँ एक ऐसे ही झाड़ने वाले गांव में थे। वो सबका, जब किसी को सांप काट ले तो उसको कहते थे कि यहाँ तक जहर आ गया है, यहाँ तक आ गया है, और क्या क्या हाथ घुमा के उसका झाड़ते थे। बगल में ही हमारे 1 किलोमीटर में उनका घर था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब उसको, उसके बेटा को सांप काटा, तो वो झाड़ फूक नहीं किया, उसको पूर्णिया ले गया। अब बताइए, अगर वो सच में झाड़ फूक जानता था, उसको भी झाड़ फूक के करना चाहिए ना, क्योंकि उसको पता था कि हम झूठा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। तो बेटा कोई झाड़ फूक आज के टाइम में नहीं है, इस पर विश्वास, अंधविश्वास मत करें। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लिया है, तो रेबीज का इंजेक्शन है, उसका एंटीडोज होता है, वो लेना चाहिए ताकि उसका कोई संक्रमण ना फैले। अगर एंटीडोज ले लेते हैं, उसका डोज ले लेते हैं, रेबीज का जो इंजेक्शन होता है, तो उसका कोई खतरा फिर नहीं है। और जब तक वो उसका रेबीज का इंजेक्शन ना ले, उसके साथ किसी को खाना नहीं चाहिए। बहुत सारा ऐसा चीज है जो परहेज करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये संक्रमण फैलने वाला होता है। तो रेबीज जिसको है, कुत्ता काटा है, और अगर उसने इंजेक्शन नहीं लिया है या उसकी मृत्यु रेबीज के कारण हुई है, तो वो भी आंख डोनेट नहीं कर सकता है। तीव्र ल्यूकीमिया, ये भी आंख से रिलेटेड ही एक बीमारी है, ल्यूकीमिया। तो इससे भी रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है, तो वो डोनेट, नेत्र डोनेट नहीं कर सकता है। धनुस्तंभ, जिसको बेटा हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टेटनस। आपने सुना है ना टेटनस के बारे में? क्या होता है टेटनस? कभी जब कोई पुराना चीज या जंग लगा हुआ लोहा, पुराना कांच या इस सब से हमारा कहीं शरीर में कट जाता है, पैर में कट जाता है, तो आपने सुना होगा कि घर में कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और ऐसे भी कहा जाता है कि 6 महीने में एक टेटनस का सुई ले लेना चाहिए, ताकि अगर कहीं से कोई ब्लेड ही लग गया, वो गलत है, मतलब उसमें जंग लगा हुआ है, तो जंग लगा हुआ ब्लेड में, लोहे में, इसका खतरा होता है। तो टेटनस इतना खतरनाक चीज होता है कि अगर वो टेटनस किसी को संक्रमित कर दिया ना, तो उसका शरीर एकदम, जब वो उससे प्रभावित हो जाता है, तो शरीर धनुष के जैसा हो जाता है, इस तरह सीधा नहीं रहता है, शरीर अकड़ जाता है,
इसलिए इस रोग का नाम क्या है बेटा? धनुस्तंभ। समझ पा रहे? धनुस्तंभ क्या है? तो जिसको भी टेटनस से प्रभावित है, टेटनस से धनुस्तंभ हो गया है, ऐसा व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। तनिका शोध, ये हमको लग रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं से रिलेटेड कोई ऐसा रोग होगा। तनिका शोध से मुझे लग रहा है कि जिसका नर्व सिस्टम में ज्यादा प्रॉब्लम है शायद। मैं इस पर पूरा कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इसका डिटेल खोज के मैं बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क शोध। शोध होना चाहिए था, नहीं होगा, शोध होगा। मस्तिष्क शोध से संक्रमित मतलब ये समझ लीजिए कि जिसका मेंटल कोई प्रॉब्लम है, मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति भी आंखों का दान नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ा आप? कौन कौन नहीं कर सकते? एड्स वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है, हेपेटाइटिस बी सी वाले लोग नहीं कर सकते हैं, रेबीज से संक्रमित व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तीव्र ल्यूकीमिया वाले लोग नहीं कर सकते हैं, टेटनस वाले, धनुस्तंभ वाले लोग नहीं कर सकते, तनिका शोध वाले नहीं कर सकते। जिसको मस्तिष्क शोध से संक्रमित है वो भी व्यक्ति इसको डोनेट नहीं कर सकते। या किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर इन कारणों से हुई है, इनमें से किसी कारण से हुई है, तो वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं चश्मा पहन रहा हूं, है ना, तो चश्मा पहनने वाले, उच्च रक्तचाप वाले यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति, जिसका बीपी रहता है हाँ बढ़ा हुआ, मधुमेह जिसको आप सामान्य क्या बोलते हैं हम लोग, शुगर, है ना, चीनी का बीमारी ऐसा भी बोलते हैं। तो मधुमेह, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, चश्मा पहनने वाला आदमी, जिस व्यक्ति को दमा है, दमा क्या होता है? एलर्जी है एक तरह का, कि थोड़ा भी डस्ट वस्ट गया उसका खांसी शुरू हो जाएगा, खांसना छींकना, और सांस लेने में उसको दिक्कत आता है। ऐसा आपने कई लोगों को देखा होगा। तो वो इसको क्या कहते हैं? दमा। तो ये सब से पीड़ित, और मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन करा चुके हैं, जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद है और वो ऑपरेशन करा लिए हैं, अब उसको आंख से ठीक से दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। माने मैं चश्मा पहन रहा हूं, मैं चाहूं तो आई डोनेट कर सकता हूं। तो आई डोनेट मैं करूंगा तो मुझसे अभी मेरे आंख से वो कॉर्निया नहीं निकाला जाएगा, रेटिना नहीं निकाला जाएगा। कब निकाला जाएगा? मेरे डेथ के बाद, है ना। तो जो अगर कोई व्यक्ति चश्मा पहनने वाला है, हाई ब्लड प्रेशर वाला है, मधुमेह वाला है यानी शुगर वाला है, दमे का पेशेंट है, हाँ, या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका है, तो ऐसा लोग नेत्रदान आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ा ना 45 लाख लोग कॉर्निया अंधता से पीड़ित हैं। तो लोग अगर इसमें आगे बढ़े तो शायद उनमें से बहुत का इलाज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के अपने अवयवी वर्णों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहा? प्रकाश के अपने अवयवी वर्णों में, वर्ण मतलब क्या बताए थे बेटा आपको कल? रंग, हाँ, में विभाजित होने की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश जब अपने अवयवी वर्ण, मतलब अवयवी वर्ण से क्या मतलब? प्रकाश जिन रंगों से बना है, आप जानते हैं श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से बना है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। तो ये अवयवी रंग जब अलग हो जाते हैं, ये सातों रंग जब अलग अलग दिखने लग जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया था, प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा, है ना। बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सर आइजैक न्यूटन, जिसको शॉर्टकट हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के नाम से। हाँ, इन्होंने हमको फिजिक्स में भी बहुत कुछ बताया है। न्यूटन के गति के नियम है, वो पढ़ा है आपने। उसी सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम, सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, यानी सबसे पहला व्यक्ति जिसने कांच के प्रिज्म से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, वो कौन थे? सर आइजैक न्यूटन थे, है ना। याद रहेगा कि सबसे पहले कांच के प्रिज्म से किसने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, वर्ण विक्षेपण करके देखा था? तो कौन थे? सर आइजैक न्यूटन थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई भी प्रकाश
कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश, सदृश मतलब के जैसा स्पेक्ट्रम बनाता है, उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये किसका परिभाषा हुआ बेटा? ये परिभाषा है श्वेत प्रकाश का। किसका? श्वेत प्रकाश का। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं ये बता रहा है कि कोई भी प्रकाश, कोई भी प्रकाश, चाहे मान लीजिए हम टॉर्च से जला के प्रकाश दे रहे हैं, अगर वो प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरे और 7 रंगों में बढ़ जाए, तो उस टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश को भी हम क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश कहेंगे। मतलब श्वेत प्रकाश वह है जो सूर्य के समान स्पेक्ट्रम बना, सूर्य के प्रकाश के समान। जैसे सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होता है, सेम उसी तरह अगर कोई दूसरा चीज से निकलने वाला, स्रोत से निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों का में विभक्त हो जा रहा है, स्पेक्ट्रम बना पाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश कहेंगे, है ना। फिर से एक बार सुनिए, कोई भी प्रकाश, कोई भी ऐसा प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान, सदृश मतलब क्या? समान, क्या बनाता है? स्पेक्ट्रम बनाता है। अभी आपने स्पेक्ट्रम के लिए तो पीछे पढ़ा, स्पेक्ट्रम बनाना मतलब प्रकाश किरण जब प्रिज्म से गुजरकर अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ण विक्षेपन कहते हैं ना। तो कोई भी श्वेत प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश क्या बना सकता है? स्पेक्ट्रम बना सकता है, उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना। तो जो 100 वाट वाला बल्ब आपने देखा होगा ना, कांच वाला, आज के टाइम में तो प्रचलन में नहीं है, तो चूंकि उसका जो मतलब खपत था, ज्यादा था। अभी जितना में हम एक बल्ब जलाते थे 100 वाट का, उतना में हमारा पूरा घर में रोशनी हो जाता है। 9 वाट 10 वाट का लाइट होता है, उससे हमारा कमरा काम चल जाता है। सामान्यतः लगाने के लिए तो काफी सारा भी है, लगाते हैं लोग। अभी जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ उसके लिए भी बहुत हैवी लाइट का जरूरत होता है, वहां पर उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ कि सामान्यतः हम लोग खपत घटाने के लिए क्या किए? उस 100 वाट की जगह 9 वाट का बल्ब बना लिया। लेकिन उस 100 वाट के बल्ब से वर्ण विक्षेपन होगा, 7 रंग प्राप्त होगा। लेकिन इस एलईडी बल्ब से 7 रंग प्राप्त नहीं होता है, 3 ही रंग प्राप्त होता है। ठीक है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये देखिए, एक प्रकाश वो सूर्य के प्रकाश के सदृश है और ये चंद्रमा के प्रकाश के सदृश है, लेकिन आंखों पर इसका बुरा इफेक्ट है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। इस लाइट का इफेक्ट कहीं ना कहीं जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसका बुरा प्रभाव है आंख पर, क्योंकि इसमें 7 रंग नहीं है। नेक्स्ट आगे देखें, प्रकाश का प्रकीर्णन ही आकाश के नीले रंग, समुद्र के रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण बनता है। अब प्रकीर्णन आपको समझाते हैं। प्रकीर्णन क्या है? मान लीजिए कि प्रकाश जहां से निकल रहा है वो किस तरह मानेंगे आप? एयर मतलब जैसे कि गैस हो कोई, ये समझो आप कि प्रकाश जो निकल रहा है एक प्रकार का गैस है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि एक गैस निकल रहा है, तो वो कुछ उसमें से गैस क्या है ना, वो वातावरण में घुल मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और कुछ है जो बिल्कुल नहीं घुलता है, सिर्फ आगे बढ़ते रहता है। समझ पा रहे हैं? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का रोशनी बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि उसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है, क्या बताओगे? लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, आप पढ़ेंगे, है ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब अंतरिक्ष से चलता है, वायुमंडल में घुसता है, तो कुछ रंग वहां वायुमंडल में घुल मिल जाते हैं। सबसे पहला ज्यादा रंग जो घुलता है वो नीला है, इसलिए कहते हैं आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला, क्योंकि सबसे ऊपर घुलने वाला कलर कौन सा है? नीला है ना। इसलिए आकाश का रंग हमको कैसा दिखाई देता है? नीला। तो ये किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मतलब वो 7 रंग का जो प्रकाश है उसमें से कुछ रंग जो है ना वो वायुमंडल में घुल मिल जाते हैं, मतलब वायुमंडल में जो कण है ना उसके साथ घुल मिल जाते हैं। उसी घुलना मिलना को आप सामान्य भाषा में क्या समझ सकते हैं? प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या? प्रकीर्णन। यानी एयर पार्टिकल्स के साथ, हवा के कणों के साथ, वायुमंडल के साथ
प्रकाश किरणों का घुल मिल जाना, उसके साथ विलीन हो जाना, ये प्रकीर्णन है। हम सामान्य भाषा में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन ही आकाश का नीला रंग, क्यों बताए कारण, नीले रंग का कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सबसे ऊपर में कौन सा रंग ज्यादा घुलता है, नीला रंग, इसलिए आकाश का रंग कौन क्या दिखाई देता है, नीला। अब वही आकाश की नीले रंग का छाया समुद्र पे पड़ता है, इसलिए समुद्र का रंग भी हमको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। आप देखोगे समुद्र का रंग नीला नीला, किसके कारण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। फिर आप देखते होंगे कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो आप सूर्य को देख सकते हैं। उस समय आपके सूर्योदय के टाइम या सूर्यास्त के टाइम आपको सूर्य को देखने में कोई दिक्कत नहीं आता है, आंख को लोग इंजॉय करते हैं सूर्य को देख के, है ना। सुबह का सूर्य और शाम का सूर्य, ऐसे उगते सूरज को लोग ज्यादा ये मानते हैं, लेकिन हमारे बिहार में तो उगते सूर्य का भी पूजा होता है और डूबते सूर्य का भी पूजा होता है, दोनों का महत्व हमने दिया है, छठ पूजा में होता है ना। तो ये मैं बात कर रहा हूं कि सूर्य का जो सुबह का टाइम है सूर्योदय का और जो सूर्यास्त का टाइम है, उस समय आप सूर्य को देख पाते हैं क्या, आप 11-12 बजे 1 बजे 2 बजे सूर्य से आंख मिला पाते हो, उस समय देखने में आपको दिक्कत क्यों आता है, क्या कारण है। और सुबह में कैसे देख पाते, एकदम नॉर्मली देखते हैं, आपको पलक नहीं झपकाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि समझो बेटा, थोड़ा सा हम हिंट करेंगे आपको कि ये हमारा पृथ्वी है और ये वायुमंडल है, ठीक। और जब आप दोपहर की बात करते हो तो सूर्य यहां है, ठीक है। और सूर्य को का जो प्रकाश आ रहा है ना, वो जब यहां से निकल रहा है स्ट्रेट वे में हमारे पास आ रहा है, मान लीजिए हम यहां हैं, तो इसको वायुमंडल का कम लेयर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन जब सूर्य यहां पर है, क्षितिज में है, तो यहां से जब प्रकाश किरण गुजर रहा है तो उसको वायुमंडल का मोटे लेयर से गुजरना पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा मोटा लेयर है, इसके तुलना में ये लेयर का मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस कारण बाकी रंग तो घुल जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, लाल रंग सिर्फ हमारे आंखों तक पहुंचता है सूर्य का। दोपहर में हमको सब रंग दिख रहा है, मतलब श्वेत प्रकाश दिख रहा है हमको, कौन सा प्रकाश दिख रहा है, श्वेत प्रकाश, इसलिए आंख नहीं मिला पाते हैं सूर्य से। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम उसको बेहतर देख पाते हैं, है ना, क्योंकि बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मैंने आपको शुरू में बताया लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इस कारण लाल रंग घुल मिल नहीं पाता है, वो आगे बढ़ जाता है, तो हमारे नेत्र तक क्या पहुंचता है, लाल रंग। इसलिए आप सुबह सुबह सूर्य को कैसा देखते हैं, लाल लाल देखते हैं एकदम, नहीं, उसको कहते हैं कि रक्ताभ, रक्ताभ मतलब रक्त के समान, रक्त कैसा होता है, रक्त का जो रंग है, खून का जो रंग है, वैसा ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है। समझ पाए, वो भी किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल रंग होता है वो भी आपका किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या क्या आपको दिख रहा है, आकाश का नीला रंग, समुद्र का भी नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कौन सा रंग, लाल रंग, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका आगे, हाँ यही सब ऑब्जेक्टिव बन के, सॉरी एक पॉइंट छूटा है आपका, देखिए, हाँ ये समझिए, बहुत बेहतर पॉइंट है ये, टिंडल प्रभाव। क्या, टिंडल प्रभाव, कणों से विक्षिप्त प्रकाश से परावर्तित होकर हमारे आंखों के पास पहुंचता है। मैं पहले आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूं। जब धूप किसी खिड़की से किसी अंधेरे कमरे में घुस रहा होता है, आप देखे होंगे कई बार कि आपके कमरे में किसी खिड़की से या कहीं पर मान लीजिए कोई छिद्र जैसा है, उससे धूप का तेज किरण आ रहा है, तो जितना दूर धूप का किरण आ रहा है ना, उसमें हमको धूलकण तैरते हुए नजर आता है। अभी इस कमरे में भी धूलकण होगा, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर दिन का समय होता और सारा दरवाजा खिड़की बंद होता, कोई एक खिड़की हम खोल दे और उससे एकदम फ्रेश धूप अंदर आए, तो आप देखेंगे उसमें आपको धूलकण दिखाई देते हैं। तो धूलकण दिखने का कारण क्या है कि वो जो अंधेरा कमरा है, रोशनी कम है और उसमें कहीं पर तीव्र प्रकाश आ रहा है, तेज रोशनी आ रही है, तो तेज रोशनी के कारण जो कोलाइडी कण है, वायु में कोलाइडी कण, कोलाइडी कण किसको कहते हैं, जैसे दूध के अंदर छेना है, क्या आप उसको छान पाते हो, दूध के अंदर छेना है, जब आप उसमें फाड़ने वाला चीज डालते हैं, नींबू डाल देते हैं, दूध फट जाता है ना, ठोस निकलता है उसमें से,
लेकिन आपको क्या, दूध को एक छन्नी दे देंगे, दूध में छान पाइएगा आप छेना उससे, जब तक आप उसको फाड़ेंगे नहीं, है लिक्विड, उस आराम से छन जाएगा। आप मक्खन हटा सकते हैं दूध से, लेकिन छेना नहीं हटा सकते बिना फाड़े। तो जिस तरह दूध के अंदर वो ठोस कण है लेकिन हमको दिखता नहीं है, ऐसे ही कमरे के अंदर भी ठोस कण है, धूल कण, लेकिन वो इतना बारीक है कि हमको सामान्य आंख से दिखता नहीं है। तो ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं? कोलाइडी कण। आप 9th में पढ़े होंगे। तो वायु में जो ये कोलाइडी कण है ना, कमरे में जो हवा है, इसमें जो कोलाइडी कण है नॉर्मली नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कमरा अंधेरा हो और तीव्र धूप कहीं से घुस रहा हो किसी छोटे खिड़की से, तो उसमें आप धूलकण को तैरते देखते हैं। इसका कारण है कि वो तीव्र रोशनी में वो कण पर प्रकाश पड़ता है और पड़कर हमारी आंखों तक लौटता है। आपने कल पढ़ा था, याद होगा आपको, कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़े और लौट के हमारे आंखों तक पहुंचे तो हम उसको देख पाते हैं। तो आप कहेंगे क्या नॉर्मली उस कण पर प्रकाश नहीं पड़ता है क्या? वो कण बहुत छोटा है बेटा, मैंने पहले ही बताया कि वो कोलाइडी कण है। धूल कण ज्यादा हो तो आपको दिख जाएगा, लेकिन कोलाइडी कण का आकार बहुत छोटा होता है, नॉर्मली हाथ से आप उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन यहां भी कोलाइडी कण है। तो तीव्र रोशनी में वो कोलाइडी कण हमको दिखने लग जाता है। तो कोलाइडी कण जितना दूर दिखता है तैरता हुआ, तो उतना दूर हमको प्रकाश का रास्ता दिखता है। आप देखे होंगे कि प्रकाश जिस तरफ से आ रहा है वो रास्ता हमको दिखने लगता है। यही प्रकाश के चलने का रास्ता दिखना ही क्या है बेटा? टिंडल प्रभाव है। और आपको हम दूसरे तरह से बताते हैं। कभी आप किसी जैसे कि आम का बगीचा, जहां पर घना पेड़ है, एक दूसरे से सटा हुआ टहनी है और पूरी छाया है, कहीं कहीं उसमें छिद्र है, और उस छिद्र में से धूप यदि आप दोपहर में देखेंगे आते हुए, तो वहां भी आप कण को देखते हैं, या वो धूप गिरने का रास्ता देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उसमें जो कोलाइडी कण है ना, वो आपको दिखने लग जाता है, इसलिए वो पूरा पाथ, वो पूरा रास्ता हमको दिखता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? टिंडल प्रभाव। एक और एग्जांपल देते हैं आपको कि जब ओस, ड्यू वाला टाइम होता है, ओस गिरता है, तो उस समय जब आप किसी कार को, मोटरसाइकिल को अपने पास से गुजरते देखेंगे, तो नॉर्मली जब कार या मोटरसाइकिल सामान्य दिनों में गुजरता है रात के अंधेरे में, उससे जो रोशनी निकलती है, वो आपको रोशनी का रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन वही ओस होगा तो जितना दूर से रोशनी जाएगा, आपके बाइक से ही अगर रोशनी जा रहा है तो आप उसको देखेंगे कि ऐसे जा रहा है, वो रास्ता आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो कण जो है, वो ड्यू के अंदर जो कोलाइडी कण है, वो कण हमको दिखने लग जाता है। इसके कारण तीव्र प्रकाश के कारण, क्योंकि बाकी साइड अंधेरा है और उसमें से जो प्रकाश, तेज रोशनी गुजर रहा है, तो वो हमको दिखने लग जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, टिंडल प्रभाव क्या करता है? कणों से विक्षिप्त प्रकाश, वही कोलाइडी कण से विक्षिप्त प्रकाश, मतलब उस पर प्रकाश पड़ा और लौट के हमारे आंखों तक आया। विक्षिप्त प्रकाश से परावर्तित होकर हमारे आंखों के पास पहुंचता है, इसलिए प्रकाश के गुजरने का रास्ता हमको दिखने लगता है, वो पाथ हमको दिखता है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं बेटा? टिंडल प्रभाव कहते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। कुहरे या धुएं, कुहरा वही जो बताया आपको, ओस, ड्यू है ना, उसी को कोहरा भी कहते हैं। धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। बाकी रंग तो प्रकीर्णित हो जाता है, लेकिन लाल रंग प्रकीर्णित सबसे कम होता है, इसलिए कोहरा भी हो, धुआं भी हो, तो भी लाल रंग दूर तक दिखाई देता है। यही कारण है कि रेलवे का जो सिग्नल है, अगर खतरे का सिग्नल है, तो उसको हम लोग कौन सा रोशनी से दिखाया जाता है? उसको रेलवे में रेड कलर से। क्यों? ताकि ट्रेन को कितना भी कुहासा हो, कितना भी ड्यू हो, कितना भी कोहरा हो, दूर से ही वो लाल रंग पहुंच जाए उसकी आंखों तक। ग्रीन सिग्नल उतना दूर नहीं जाएगा, थोड़ा नजदीक आके दिखेगा, लेकिन रेड सिग्नल बहुत दूर से दिख जाएगा, कुहरे में भी दिख जाएगा। क्यों? बाकी रंग तो प्रकीर्णित हो जाते हैं, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है सबसे कम? क्योंकि इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। इसका सबसे अधिक होता है लाल रंग का, इसलिए लाल रंग जो है वो कोहरे में भी, धुआं भी होगा ना, उसमें से भी गुजर जाएगा, है ना, उसमें प्रकीर्णित
नहीं होता है, उसमें घुलता मिलता नहीं है, इसलिए दूर से देखने पर भी वह लाल ही दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अंतिम पॉइंट है बेटा आपको इसका, क्या देखिए, हमारी आंखों तक या आंखों के निकट पहुंचने वाला, हमारी आंखों तक या आंखों के निकट पहुंचने वाला प्रकाश सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला होता है। ये किससे बात हो रही है? हमारे आंखों तक या हमारे आंखों के निकट पहुंचने वाला जो प्रकाश है वो ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला है। क्यों? बाकी प्रकाश क्या हुआ? रास्ते में घुल मिल गया, विलीन हो गया, प्रकीर्णित हो गया। समझ पा रहे? तो जैसे सूर्य का प्रकाश अगर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है तो उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश पहुंच रहा है? लाल रंग का प्रकाश पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रकीर्णित नहीं होता है। वही कहा कि हमारे आंखों तक जो या आंखों के निकट तक पहुंचने वाला जो भी प्रकाश है ना, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसके बारे में बताया हमने? कौन से रंग का? लाल रंग का। ठीक है, तो आपका स्टार पॉइंट यहाँ फाइनल है। अब हम लोग कुछ सवालों को और देखते हैं चैप्टर का धीरे धीरे। सॉरी, एक सवाल, पहला नंबर देखिए, ये आप स्टार पॉइंट में भी समझे थे कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है, या नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? अब देखो बेटा, नेत्र हमारा आंख, मैंने कल बताया था आपको कि आंख में ये शक्ति है, ये पावर है कि हम निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देख सकते हैं और दूर की वस्तु को भी हम स्पष्ट देख सकते हैं, है ना। अभी हम कल बताया था कैमरे को देख रहे हैं तो पीछे घड़ी क्या है? ब्लर है, वो हमको धुंधला दिख रहा है। ब्लर मतलब क्या? पीछे वाला सीन धुंधला दिख रहा है। ये तो फिर भी समझ में आता है कि जो पास है वो धुंधला दिख रहा है, साफ दिख रहा है, अब पीछे वाला धुंधला दिख रहा है। लेकिन अभी देख, अभी मैं जब अब घड़ी को फोकस कर रहा हूं तो आप, कैमरा सामने है, यानी अभी कैमरे को तो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आप सामने हैं, घड़ी पीछे है, लेकिन मैं घड़ी को स्पष्ट देख रहा हूं और कैमरे को स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूं, कैमरा मुझे धुंधला दिख रहा है। बात समझ पा रहे हो आप? तो ये अलग अलग दूरी को आंख के रेटिना पर फोकस करने की क्षमता हमारे लेंस में जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। कि इस दूरी को भी वो समंजित कर सकता है, कैमरे को भी समंजित कर सकता है, दूर की वस्तुओं को भी समंजित कर सकता है, सूर्य को दिखा सकता है, चंद्रमा को दिखा सकता है, तारों को दिखा सकता है। भले ही आकार बड़ा छोटा दिखना वो अलग चीज है, लेकिन हम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं, और जिसको हम देखना चाहते हैं वो उसका विजन क्लियर होता है। अब बाकी चीज ब्लर होता है, यानी बाकी चीज धुंधला होता है। इसी को कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। क्या कहते हैं इसको? नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता, आंखों के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। समायोजित करना मतलब एडजस्ट कर लेना, कभी बढ़ा लेता है, कभी घटा लेता है। अब बढ़ाना घटाना मतलब आपको लगेगा क्या सर रेटिना के पीछे आगे वाली बात कर रहे हैं? नहीं, हमारा लेंस जो आंख का रेटिना भी तो इस आकार का है। अब सोचिए लेंस ये है, प्रकाश किरण को कभी यहां पर फोकसित कर रहा है अलग दूरी के लिए, कभी इस जगह पे फोकसित कर रहा है, कभी इस जगह पे फोकसित कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? आपको क्या लगता है यहाँ की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी यहाँ की भी होगी? यहाँ कम है, बीच वाला दूरी ज्यादा है। समझ पा रहे? तो हमारे आंख का लेंस जो है वो अलग अलग दूरी को, फोकस दूरी को बढ़ा घटा के क्या करता है? समायोजित कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, है ना। उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। अल्पतम दूरी क्या है? नेत्र का अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और नेत्र का जो दूर बिंदु है वो क्या है? अनंत है। कैसे आंख के लिए बेटा? स्वस्थ आंख के लिए। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का आंख
निकट में 25 सेंटीमीटर की वस्तु को क्लियर देख सकता है और अनंत की वस्तु को भी वो क्या कर सकता है, क्लियर देख सकता है। यानी 25 सेंटीमीटर के अंदर जब वस्तु लाएंगे तो वो थोड़ा फटने लगेगा, उस ब्लर होने लगेगा, धुंधला होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि ये जो समायोजित करने की शक्ति है, मोड़ने की शक्ति है इसको, फोकस को, उसका भी तो कोई सीमा है। हर चीज का सीमा है ना, मेरी भी सीमा है, आपकी भी सीमा है, सबका एक लिमिटेशंस है कि मैं कितना आपको पढ़ा सकता हूं, इसका भी लिमिटेशंस है। क्योंकि दुनिया का सारा ज्ञान मेरे पास नहीं, बहुत सारा ज्ञान है कि मैं रोज सीख रहा हूं, अधूरा है, यानी कोई पूर्ण नहीं है। तो ये समंजन क्षमता में ऐसा थोड़ी है कि वो हर जगह एडजस्ट कर लेगा, नहीं, क्योंकि मोड़ने का भी, लेंस को भी मोड़ने का क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं मोड़ सकता। लास्ट में मैंने बताया था कि अगर हम किताब को थोड़ा नजदीक लाके पढ़ते हैं तो हमको आंख पे प्रेशर महसूस होता है। कारण क्या है बेटा, आप जबरदस्ती से क्या कर रहे हैं, फोकस को और ज्यादा मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी कर रहे हैं आप। तो क्या होगा, इसका प्रेशर हमारे आंख पे पड़ेगा, हाँ, तंत्रिकाओं पर पड़ेगा, इसलिए इससे हमको सर में दर्द वगैरह हो सकता है। इसलिए उचित दूरी पर किताब रख के पढ़ना चाहिए, बताया था मैंने आपको कल। तो अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता कितना होती है, 4 डायोप्टर। एक स्वस्थ आंख का पावर कितना होता है, देखिए आंख का जो लेंस का पावर होता है ना बेटा, उसको कहते हैं हम लोग क्या, लेंस। सामान्य आंख, स्वस्थ आंख का लेंस का शक्ति कितना होता है, 4 डायोप्टर। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापते हैं, लेंस की शक्ति को किसमें मापते हैं, डायोप्टर में, उसी को कैपिटल डी से दर्शाते हैं। तो सामान्य आंख का जो लेंस की शक्ति है वो कितनी है, 4 डायोप्टर होती है। याद रखिएगा कि सामान्य आंख, सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है, 4 डायोप्टर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, निकट दृष्टि से दोष, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। कह रहा है कोई व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो मैंने बताया था आपको कि निकट दृष्टि दोष हो तो निकट ठीक दिखेगा, दूर का ठीक नहीं दिखेगा। तो उस व्यक्ति को क्या बताया, कितना मीटर दूर से वस्तु के बाद का वस्तु क्लियर नहीं दिखता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर तक का वस्तु वो देख पा रहा है ठीक से। अब 1.2 मीटर से अगर पीछे वस्तु को ले जाते हैं तो वो क्लियर नहीं देख पा रहा है, हाँ, माने धुंधला दिख रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। अपने बड़े बुजुर्गों में देखा होगा, दूर से कोई आता है तो पूछते कौन है, क्योंकि वो चेहरा नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि उसको फटा हुआ दिख रहा है। किस रोग से दृष्टि दोष हो सकता है, उसका निकट दृष्टि दोष हो सकता है ना। तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन हमने बताया था। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा, जो फोकस होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, निकट आ जाता है, लेंस के निकट आ जाता है। अब निकट आ गया तो उसको फैलाना है ना, कि और समेटना है, समेटना है कि फैलाना है, आप बताएं, है ना। क्या करना होगा, फैलाना पड़ेगा, क्योंकि निकट आया है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए आप कौन सा लेंस लगाएंगे, फैलाने वाला लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। तो सही क्षमता का कौन सा लेंस होगा, उपयुक्त क्षमता का कौन सा लेंस, अवतल लेंस। क्यों, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका फोकस जो है रेटिना से पहले बनने लगा है, अब उसको रेटिना तक पहुंचाना है, तो बढ़ाना है फोकस दूरी को, फैलाना है, फैलाने का काम कौन करेगा, अवतल लेंस करेगा। कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट देखिए आप, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं, कई बार बता चुके हैं आपको। बताइए निकट बिंदु कितना दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर, और दूर बिंदु कितना दूरी पर होता है, अनंत पर, है ना। तो सुनिए, किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए वस्तु को नेत्र से कम कितना दूरी पर रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। एक सामान्य आंख जो है मिनिमम 25 सेंटीमीटर, निकट में 25 सेंटीमीटर और दूर में कहां तक, अनंत तक की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है।
अर्थात सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तथा दूर बिंदु क्या, अनंत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तो बेटा आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है, जितना पढ़े उसको ठीक से सीख ले, और कोशिश हमारा है कि आपको क्लास में कंप्लीट करा दिया जाए। क्लास के बाद आप अगर रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन तो बेटा जरूरी ही है, तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। एक बार तो आप क्लास में पढ़े, घर जाके जरूर रिवीजन करिए। हाँ, उसको ठीक से पढ़िए, दिमाग में आप लाइए कि सर क्या क्या बताए थे, इस पर आपको सब समझ में आ जाएगा। और किसी भी चीज को आप तभी तक याद रख सकते हैं जब तक उसका आप क्या कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, रटने की जरूरत नहीं होगी अगर आप बीच बीच में रिवीजन करते हैं। बीच बीच में पलटिए सारे चैप्टर्स को, फेयर बनाइए हर साइंस के हर चैप्टर का, ठीक से प्रॉपर वे में, पहले कंसेप्ट का, फिर क्वेश्चन आंसर्स का, ऑब्जेक्टिव्स तो जितना जितना पढ़ेंगे उतना तैयार होगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जहां जहां से सोर्स मिलता है आपको ऑब्जेक्टिव्स का, उन सभी सोर्स से आप ऑब्जेक्टिव्स देखिए, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड ने 50% ऑब्जेक्टिव दे रखा है, यानी एक बहुत बड़ा कोटा आपका मार्क्स का कहां से आ रहा है बेटा, ऑब्जेक्टिव से आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव पर खूब सारा फोकस करना है। एनसीईआरटी बुक में आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए ना अलग सपोर्ट के कई सारे बुक्स देखने होंगे। खास करके आप क्वेश्चन बैंक देखिए, जो पिछले 10 साल में क्या क्या पूछा है, वहां से आपको एक बहुत क्या कहें कि कम टाइम में आपको ज्यादा उपयोगी प्रश्न का लिस्ट मिल जाएगा। और ऐसे तो बहुत सारे बुक है, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रकाशन है जो आपको अच्छा मदद कर रहे हैं, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं। तो आप उसमें से ऐसे बुक्स का चयन करें जिसका ऑब्जेक्टिव का आंसर भी सही आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आप नहीं जान रहे हैं, तो वहां से आप सही आंसर पढ़ें। कई सारे बुक्स तो ऑब्जेक्टिव्स के हैं, लेकिन उसमें हर 100 में से 10 उत्तर गलत है। तो अगर आपको कहीं डॉट हो तो आप उसको जरूर फिर हमसे पूछें। हाँ, और फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे बेटा, कल उससे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। थैंक यू।